Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Innovative Bits. And today in this video, I'm going to resume the classes with a new teaching method, that is structural method. So without wasting further time, let's get started. So first of all, we'll see the introduction of the same method कि teaching method के अंदर जो structural method है वो actually होता क्या है। ये एक तरह से इसको आप मेथड कहोगे, जिसको हम हिंदी में तरीका बोलते हैं, टेक्निक बोलते हैं। इट इज अ टेक्निक बाय विच स्टूडेंट्स आर टॉट टू मास्टर द पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस। तो क्योंकि नाम है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को हम पैटर्न भी बोलते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कहीं 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 पर स्ट्रक्चरल मेथड या स्ट्रक्चरल अप्रोच की जगह पैटर्न मेथड भी आएगा, तो इट इज ऑल सिमिलर। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है वो क्या है, स्टूडेंट को सेंटेंसेस की जो पैटर्न है, यानी कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसको मास्टर करना है। यानी बच्चा समझ जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यदि हमें कोई सेंटेंस लिखना है या बोलना है तो उसको पढ़ने का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या सेंटेंस होगा। ओके, मैनन एंड पैटेल जो है उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक डेफिनेशन दी है, और उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रक्चरल मेथड या स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, ये इस बिलीफ पर बेस्ड है कि इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एक फॉरेन लैंग्वेज को या इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, सीखने के लिए मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हम हमेशा जब भी ग्रामर पढ़ते हैं तो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो मास्टरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट है? उस लैंग्वेज की वॉकेब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर जानना, ऐसा कहते हैं मैनन एंड पैट। ओके, स्पीच इज मेनली स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो स्ट्रक्चरल मेथड है उसमें फोकस किस पे दिया जाता है? स्पीच पर। ठीक है, यानी कि बोलने पर, स्पीकिंग पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। बट रीडिंग एंड राइटिंग इज नॉट नेग्लेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग राइटिंग को वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट मेनली जो फोकस है वो किस पे दिया जाता है? स्पीकिंग पर, स्पीच पर। तो ये था मैनन और पैटल की डेफिनेशन अबाउट द सेम। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, कहा जाता है कि ये कोई मेथड नहीं है, इट्स जस्ट नॉट सिंपली अ मेथड। आपको पता होगा अप्रोच और मेथड में क्या डिफरेंस होता है। अप्रोच जो है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं, अप्रोच के अंदर मेथड आते हैं। ठीक है, यानी कि एक अप्रोच के अंदर हम एक से ज्यादा मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरल मेथड है वो बेसिकली एक मेथड नहीं है बल्कि एक अप्रोच है। यानी कि इसी स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर हम और कई मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, so basically it is an approach, a technique, a device which can be used to put into practice any method successfully। किसी भी मेथड को आप इस स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर रख सकते हैं, ऐसा भी बताया गया। इट इज अ वे टू टीच इंग्लिश बाय यूजिंग ओनली ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड लाइक ग्रामर, ट्रांसलेशन और डायरेक्ट मेथड। सो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक ऑल द ट्रेडिशनल मेथड जो कि हमने पहले पढ़े। तो बस यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि ये एक ब्रॉडर मेथड या अप्रोच कह सकते हैं, जिसके अंदर हम एक से ज्यादा मेथड्स को यूज करके पढ़ाया जा सकता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस मेथड से पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेम मैनन एंड पैटल ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं इसको, तो लेट्स गो फॉर दिस। कहते हैं कि ये जो मेथड है स्ट्रक्चरल मेथड, इसको पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। वो कहते हैं कि टू ले द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश और एनी फॉरेन लैंग्वेज, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज का फाउंडेशन यानी उसका आधार, उसका बेस, बेस रखने के लिए या बच्चों के अंदर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या जरूरी है? बाय एस्टैब्लिशिंग थ्रू ड्रिल एंड रिपीटेशन, यानी कि प्रैक्टिस। अपनी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो रट्टाफिकेशन, है ना। तो विद ड्रिल एंड रिपीटेशन अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लगभग 275 ग्रेडेड या फिर एक चुने हुए स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंसेस के,
उन स्ट्रक्चर्स को आप क्या कर लो, ड्रिल कर लो या प्रैक्टिस कर लो, रट लो, है ना। तो उससे क्या होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, यानी आप अपना काम चला सकते हो। टू इनेबल द चिल्ड्रन टू अटेन मास्टरी, और यदि किसी बच्चे को, यहाँ तो था फाउंडेशन, अब यदि मास्टरी जनरेट करनी है, उसको मास्टरी लेके आनी है, तो क्या जरूरी है, एन एसेंशियल वोकैब ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स। जो रूट वर्ड्स है यानी कि जो बेसिक वर्ड्स है, मेन वर्ड्स है, वो लगभग 3000 उस बच्चे को आना चाहिए, ठीक है, फॉर एक्टिव यूज। फिर वो मास्टरी इन द सेंसेस वो एक्टिवली इंग्लिश लैंग्वेज बोल पाएगा, ऐसा मैनन पैटेल ने कहा है। तो यही जो ऑब्जेक्टिव बताया है वो इस स्ट्रक्चरल मेथड का ऑब्जेक्टिव बताया है। इसके बाद हम और भी देख सकते हैं, टू को रिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विद द रीडिंग लेसन। ओके, तो लेसन पढ़ने के साथ साथ क्या किया जा सकता है, टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन, ठीक है, ग्रामर और कंपोजिशन को भी पढ़ाते हुए करवाया जा सकता है। कि एक लेसन को यदि बच्चा पढ़ रहा है तो उसके अंदर कौन सी ग्रामर यूज हुई है, कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कौन सा टेंस यूज हुआ है, या किस तरह का वर्ड फॉर्मेशन हुआ है, वो हम ड्यूरिंग द रीडिंग और ड्यूरिंग द टीचिंग कर सकते हैं। ओके, टू टीच द फोर फंडामेंटल स्किल्स, यू नो वेरी वेल, चार जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स है, LSRW, अंडरस्टैंडिंग मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन द ऑर्डर नेम्स। इन द सेम वे LSRW को इस मेथड से पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा टू ले प्रॉपर एम्फेसिस ऑन द ऑरल ओरल अप्रोच। ऑरल ओरल अप्रोच क्या होता है, ऑरल इन द सेंस सुनना एंड ओरल मतलब बोलना। तो सुनने और बोलने का जो अप्रोच है उसके ऊपर भी एम्फेसिस दिया जाता है। एक्टिविटी मेथड्स एंड द कंडेमनेशन ऑफ फॉर्मल ग्रामर ऑफ इट्स ओन। ओके, तो वो भी मीन्स ऑरल ओरल अप्रोच और साथ में एक्टिविटी मेथड और उनका फॉर्मल ग्रामर के, एक फॉर्मल ग्रामर को भी इसी वे में पढ़ाया जा सकता है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, बेसिकली दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। अब हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स, कि इस मेथड से पढ़ाने के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ओके, तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है, जो कि ये प्रिंसिपल्स लिखे हैं FG फ्रेंच है उन्होंने, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेमिंग लैंग्वेज हैबिट्स। कैसे कहते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो किस पे फोकस करता है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेमिंग लैंग्वेज हैबिट। जैसे हमने देखा कि 250 ग्रेडेड स्ट्रक्चर थे, 3000 वॉकेब थी, तो यदि इतना बच्चे को आ गया है और वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको उस लैंग्वेज यूज करने की हैबिट बन जाएगी। तो वो कहते हैं कि लैंग्वेज को एज अ हैबिट उसको फ्रेम करना। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेमिंग लैंग्वेज हैबिट, पर्टिकुलरली द हैबिट ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में वर्ड्स को फॉर्म कर पाए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज कर सके, एक सेंटेंस को वो लिख पाए या बोल पाए। इस बात पर इस मेथड में ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चा इंग्लिश में सेंटेंस लिख ले। और मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने इसी वे में इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है। वी हैव द स्ट्रक्चर, वी हैव द वोकैब, और फिर लैंग्वेज सॉरी सेंटेंस फॉर्म करना, वर्ड्स फॉर्म करना एंड दिस वे। दूसरा जो प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पर स्पीच की इंपॉर्टेंस है। ओके, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ स्पीच। यदि बच्चा एक सेंटेंस को फ्रेम करना आ गया, उसको वर्ड का फॉर्मेशन आ गया, वर्ड अरेंजमेंट आ गया, तो वो डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज बोल पाएगा। तो यहाँ पर इसका एक प्रिंसिपल ये है कि ज्यादा ध्यान स्पीच पे दिया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। ओके, देन अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल्स एक्टिविटी, यानी कि जो स्टूडेंट हैं और जो लर्नर हैं उनके उनकी जो एक्टिविटी है, ओके, दैट दे शुड पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस एक्टिवली रादर देन द एक्टिविटी ऑफ द टीचर। ओके, तो स्टूडेंट जो है वो ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करे रादर देन द टीचर।
क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया। अब आपको कहेंगे कि 10 सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पर बेस बना के लाओ, तो आपके पास वॉकिब है, सेंटेंस स्ट्रक्चर टीचर ने दे दिया है, तो स्टूडेंट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड राइटिंग मेनी सेंटेंसेस। ओके, तो इसका एक ये है कि एक प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि टीचर। देन द प्रिंसिपल ऑफ ओरल वर्क। ओरल का मतलब क्या होता है, बोल बोल के पढ़ना या बोल बोल के काम करना या बोल बोल के सेंटेंस बनाना। ओरल वर्क इज द शीट एंकर ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। ओरल वर्क इज द बेसिस ऑफ ऑल द रेस्ट आर बिल्ट अप फ्रॉम इट। तो यहाँ पर ओरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया जाता है और फिर ओरल लैंग्वेज की स्पीकिंग करवाई जाती है। ओके, तो ये है इसका प्रिंसिपल जो कि हमने देखा। एक आखिरी प्रिंसिपल जो हम देखेंगे वो ये है, ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर। जब हमने देखा कि यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है, तो वी नो वेरी वेल दैट ईच लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन कोई भी हो, उसकी अपनी एक ग्रामर होती है। ओके, तो यहाँ पर इस मेथड के थ्रू, इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज क्या है हमारी, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर से ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है, स्ट्रक्चर्स पे। ओके, कि बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए क्या करवाओ, सेंटेंस स्ट्रक्चर। यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यदि आप एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर। यदि वो डायरेक्ट टीचिंग करे ग्रामर की, उससे बेटर वो स्ट्रक्चर बताते। ओके, तो कहते हैं कि हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का ग्रामर होता है, तो यहाँ पर ग्रामर पढ़ाने का तरीका है कि वो स्ट्रक्चर्स को बताया जाए बेस्ड ऑन द ग्रामेटिकल रूल। क्लियर, तो ये तो थे प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, कि इस ये जो मेथड है इसके फीचर्स क्या क्या है। तो पहला है वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सिंपली जो इतने सारे वर्ड्स हमने देखा कि 3000 वर्ड्स होना चाहिए एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए, जो डेली यूज में यूज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज कहती है कि वर्ड का जो ऑर्डर है और दी पैटर्न, सेंटेंस का पैटर्न, वर्ड का ऑर्डर की पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये हम पढ़ते हैं जनरली, दिस इज द सेंटेंस पैटर्न। तो वो कहते हैं, यानी ये मेथड का जो एक फीचर है वो ये कहता है कि सेंटेंस का जो पैटर्न है या जो वर्ड का ऑर्डर है कि पहले कौन सा वर्ड आएगा बाद में कौन सा आएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ओके, ईच वर्ड इन अ सर्टेन अरेंजमेंट हैज अ फिक्स प्लेस। कोई भी वर्ड, जैसे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इस सेंटेंस में है राम। ओके, अब राम को यदि हमने चेंज किया, यहाँ पे हमने इस सब्जेक्ट को चेंज किया, राम किल्ड अ स्नेक। ओके, तो और इसी सब्जेक्ट को मैंने यहाँ लिखा, तो ये सब्जेक्ट, यू कैन सी दैट इट हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट नहीं रहा और सेंटेंस पूरा फॉर्मेट ही बदल गया, स्नेक किल्ड राम। तो कहना ये चाहती हूँ कि ये जो फीचर है वो बेसिकली इस बात पे फोकस करता है कि वर्ड का अपना एक जगह होता है, आपको आपको उसे वहीं रखना है। यदि आप उसको चेंज करोगे, ऑल्दो इट कैन नॉट बी चेंज, यदि आप उसको चेंज करोगे तो आप उसका जो मीनिंग है उसको भी बदल दोगे। ओके, जैसे राम किल्ड अ स्नेक, राम ने सांप को मारा, अ स्नेक किल्ड राम, तो स्नेक ने राम को मारा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ changing the place of the word, the meaning of the sentence is changed। तो ये इसका एक फीचर है कि वर्ड का जो फॉर्म है, वर्ड का जो ऑर्डर है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शन वर्ड। हर एक सेंटेंस के अंदर फंक्शन वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं। हर एक सेंटेंस के अंदर एक फंक्शन वर्ड, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं ना, वर्ब। ओके, so they function as the structural links. Function words help in modifying meaning. Consider the following sentences. Let's see. I kill a snake. है ना, यहाँ पे फंक्शन वर्ड है kill, तो I kill a snake, मैंने सांप को मारा। I am killing a snake, यहाँ पर आपका टेंस बदल गया, जब आप फंक्शन वर्ड के अंदर ing लगा रहे हो तो ये कंप्लीटली कंटिन्यूस में चला गया। I shall kill a snake, I have killed
और आई हैव टू किल अ स्नेक, यहाँ पर देखोगे आपकी जो फंक्शन वर्ड है वो बदल गए हैं। जो फंक्शन वर्ड है यानी कि जो वर्ब्स हैं वो भी क्या करती है, मॉडिफाई कर देती है उसके मीनिंग को। ओके, तो फंक्शन वर्ड्स को क्या कहा गया है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और वो एक स्ट्रक्चर लिंक्स की तरह काम करती। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो देन वी हैव द लिमिटेशंस, कि हमने देखा कि बहुत सारी अच्छाइयां हैं, अब कमियां भी होती है हर किसी मेथड के अंदर। तो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। पहला, स्ट्रक्चरल अप्रोच हैज लिमिटेड एप्लीकेशन, इट इज बेस्ट सुटेड फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जब आप शुरू शुरू में इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, नया नया आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जब आप टेंसेस सीख रहे हो या फिर कोई ग्रामर की छोटी छोटी चीजें सीख रहे हो। ओके, तो ये यहाँ पर लिमिट हो गया कि आप जब बड़ी थोड़ी हायर क्लासेस या फिर आप एक लेवल के बाद लैंग्वेज सीखना चाहोगे तो वहां पर इसका कोई यूज नहीं। ओके, देन द स्ट्रक्चरल अप्रोच एवर एम्फसाइजेस ओरल वर्क एंड स्पीच मैनिपुलेशन। ओके, ओरल वर्क और स्पीच मैनिपुलेशन, बोल बोल के रटना रटना, उस पर ये ज्यादा फोकस कर रहा है। देर इज ब्लाइंड रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइटम्स ड्यूरिंग ओरल टीचिंग। तो ब्लाइंड रिपीटेशन, राम इज प्लेइंग अ गिटार, शी इज डूइंग दिस, तो इस तरह के सेंटेंस हम पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं बार बार, ओरल ड्रिल करते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस दिया गया है, जो कि एक सही चीज नहीं है। द अप्रोच इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग। जब हमने देखा कि स्पीकिंग पर ज्यादा फोकस दिया जाता है तो रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर किया जाता है, जिससे कि फेल टू एक्सपैंड देयर लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि लैंग्वेज की जो चारों स्किल्स हैं उसमें से दो स्किल्स को यहाँ पर अवॉइड कर दिया है। और उस तरह से कहीं ना कहीं ये एक तरह से ये इसकी कमी है इस मेथड की। सो ओके, so this way we are clear with this method. And in case if you have any doubt, any question, or anything which is not clear to you, you can write down your query in the comment box. I will try to help you out and solve your problem. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next method. Goodbye.